हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। क्लास 12 की केमिस्ट्री को पूरा एक्सपोज करके रख दिया गया है और ये वीडियो बनाई जा रही है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके, क्योंकि देखो आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है और अभी नई वीडियो जा रही है शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन की। और इसके अलावा सीबीएसई के जो नए सैम्पल पेपर है उनको देख देख के किन टॉपिक्स को टच किया गया है, किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत उम्मीद है कि हाँ यार 8-10 नंबर तो तुम इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तब भी तुम्हारे बन ही जाएंगे, है ना। इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आप कर पाओगे, हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले बेटा टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, जहाँ पर सारे नोट्स सारी वीडियोज़ के लिंक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं आता है तो बेटा चैप्टर वाइज वन शॉट प्रोवाइड कर रखे हैं। 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो है, 15 मिनट्स एक ओवरव्यूज वीडियो है, आप उनको जरूर देख लीजिए। हर एक बच्चे का सिलेबस हो जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप सिलेबस कर चुके हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। हर एक चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रखे हैं 10-15, जस्ट एक चैप्टर का ओवरव्यू देने के लिए। और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू में आपको करवा रखे हैं वो भी, इसलिए सो दैट कि नए पैटर्न के एमसीक्यूज में आप लोग ढल पाओ। और बहुत तरह के नोट्स हैं, 1 पेज नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, डिटेल्ड नोट्स हैं, भाई इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस के नोट्स हैं, वो सारे के सारे भी आपको इधर से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमारा 7 मार्क्स का आता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो बनते हैं कंसंट्रेशन टर्म से। अगर यहाँ से क्वेश्चन ना भी बने तब भी ये आपको आना ही चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि सारे चैप्टर के अंदर इन्हीं को तो जिक्र किया गया है। मतलब बात कर लो आप, मोल फ्रैक्शन है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन के अलावा मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी के अलावा भाई मोलैलिटी हो गया, इनको आपने बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और इनके क्वेश्चन बन जाते हैं, इनकी डेफिनेशन भी बन जाती है। मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। इसके बाद आता है हेनरी लॉ, इसकी एप्लीकेशन राउल्स लॉ, इनकी डेफिनेशन वगैरह आ जाती है। और हेनरी लॉ में एक हेनरी कांस्टेंट होता है। हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू टेम्परेचर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है सोलिबिलिटी के। मतलब अगर सोलिबिलिटी में और केएच में रिलेशन देखा जाए तो इन्वर्सली होते हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनमें से एक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, कई जगह पर मैंने ना रेड कर रखा है या फिर ये पिंक कर रखा है, इसका मतलब ये देखो सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सब कुछ है आपको, इनको बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल की बात करें, आइडियल किसे बोलते हैं, जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ को, नॉन आइडियल जो ओबे नहीं करते। इधर पॉजिटिव डेविएशन होती है। पॉजिटिव डेविएशन कहां देखने को मिलती है, जहां पर वीकर अट्रैक्शन हो, है ना। और नेगेटिव डेविएशन आपको कहां देखने को मिलती है, जहां पर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन हो। यहां पर आपको दो चीजें और एक्स्ट्रा फोकस करना है, एक तो ग्राफ पे और एक इनके एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। इसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर हो जाता है। वेंट ऑफ फैक्टर इज आई, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आता है। जैसे NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा बेटा जी, 2 हो जाएगा। MgCl2 का वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। AlCl3 का वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लाइक अगर मैं बोलूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना रहेगा, 1। ये पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा ही नहीं। अच्छा, साइड में मैंने हर जगह ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको मार्क करवाए हैं। ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है, आप नई बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम कर सकते हो, वही क्वेश्चन तो लगभग हैं, आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है I-1/n-1, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला रहता है I-1/n-1। इनके भी आप ग्राफ देखोगे बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, इनके हर एक टॉपिक से 2-2, 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 9 मार्क्स का है। उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया एंड उसके डायग्राम हो गए, है ना, ये जरूर देख लेना। और क्या फर्क पड़ता है एक्सटर्नल पोटेंशियल का, वो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बहुत ज्यादा बनने के चांसेस है। नर्स्ट इक्वेशन एक शॉर्ट टॉपिक है, कोलर्स लॉ, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अच्छा, आपको पता होनी चाहिए जो कंडक्टिविटी होती है या फिर जो कंडक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ मोलर कंडक्टेंस की, हमारी जो मोलर कंडक्टेंस होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंसंट्रेशन के, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला है डेल्टा एम कप्पा इंटू में 1000/m। कोलर्स लॉ की बात करें, अगर आपको किसी की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस एनायन रहता है। सेल 3 तरह के सेल होते हैं। सेकेंडरी सेल की रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है और फ्यूल सेल की एडवांटेज बहुत बार पूछी जाती है कि फ्यूल सेल क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पोल्यूशन फ्री है, एनर्जी देता है अच्छे से। कोरिजन के बारे में पूछा जाता है ना, और कोरिजन की रोकथाम के कौन से तरीके होते हैं ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, 7 मार्क्स का बनता है। इससे श्योरली 1-2 ग्राफ बनने के चांसेस बनते हैं। ग्राफ इसके बहुत अच्छे से आप देखोगे, रेट लोगो पढ़ोगे। लाइक अगर आपको कहीं पर रेट दे रखा है और मैं आपसे पूछूं रेट इज इक्वल टू के है, ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा भाई, तो आपको इसका ऑर्डर बताना रहेगा।
बता सकते हो, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, इस तरह के फैक्टर होते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बतानी होती है आपको अलग अलग ऑर्डर के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। बेटा जी एक आपका डिफरेंस बनता है, फॉर श्योर बनता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, है ना। इस डिफरेंस को आप अच्छे से कर लोगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इससे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के सारे ग्राफ जितने भी तरह के बनते हैं बेटा उनको अच्छे से देखो। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल देखोगे, इनके ग्राफ देखोगे। आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ और न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या होता है आर्हेनियस इक्वेशन का, log K2/K1 EA 2.303 आर, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 19.15, 1/T1 माइनस 1/T2, और ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि 7 मार्क्स का आता है। तो इसमें स्टार्टिंग में ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही आप सारे आंसर कर पाओगे। इसके अलावा बहुत जगह आपसे पूछा जाता है जिंक, कैडमियम एंड मर्करी का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो क्यों होता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीडेशन की, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्या सीन रहता है भाई, इनके NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्मॉल साइज की वजह से, हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछी जाती है, तो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब क्या करेगा, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। उसके बाद पूछा जाता है कलर डायंस की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है डीडी ट्रांजिशन। और डीडी ट्रांजिशन अगर कहीं कहां पर पॉसिबल होगा, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके बाद एलॉय फॉर्मेशन हो गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एलॉय क्या होता है, जब सेम साइज की मेटल एटम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। इंटरस्टिशियल, जब खाली जगह में छोटे छोटे एटम्स फिट हो जाते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो कैटलिस्ट होती हैं। इवन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब देखोगे तो मोस्टली कैटलिस्ट जो होते हैं डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और इनका भी रीज़न क्या होता है, इनकी स्मॉल साइज होता है, और एक बड़ा रीज़न होता है एबिलिटी टू अडोप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को अडोप्ट कर सकते हैं, ये इसका एक बड़ा रीज़न है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। KMnO4 K2Cr2O7 से रिएक्शन से बेटा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन बने। इनकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से देखना है। प्रॉपर्टीज इनकी बहुत सिंपल सी होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती हैं। I नेगेटिव से I2 बनता है, H2 नेगेटिव से S बनता है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। अगर आप F ब्लॉक में जाओ तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन बनने की। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है, पुअर शील्डिंग ऑफ F की वजह से, 4F की वजह से। सेम एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। 4F एंड 5F में आपको डिफरेंस अच्छे से कर लेना है, इनकी सिमिलरिटीज अच्छे से कर लेनी है, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलरिटीज है। अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के आप लोगों से कंसीक्वेंसेज भी पूछे जाते हैं, कोज पूछा जाता है, कंसीक्वेंसेज भी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन बनने के। इसके बाद चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपको सीरियल वाइज अच्छे से पढ़ना है, लगभग हर एक टॉपिक क्वेश्चन बनाता है। लाइक नोमेनक्लेचर हो गया, लीगेंड्स हो गया। नोमेनक्लेचर में भी आपको किस पे फोकस करना है, नाम से स्ट्रक्चर बनाने पे ज़्यादा फोकस करोगे। स्ट्रक्चर से नाम तो फिर भी इजीली हो जाता है। लीगेंड्स की बात करूँ तो मोनोडेंटेट लीगेंड, बाइडेंटेट लीगेंड, पॉलीडेंटेट लीगेंड, एम्बीडेंटेट लीगेंड्स क्या होते हैं जो एक से ज़्यादा साइड से जुड़ते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है चिलेट, और याद रखिए चिलेट जो होता है वो हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और चिलेट कहाँ पर आता है, चिलेट फॉर्मेशन होती है बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की वजह से। आइसोमेरिज्म की बात करें तो दो तरह के आइसोमर होते हैं, एक हो गया स्ट्रक्चरल और दूसरा हमारे पास हो गया स्टीरियो। स्ट्रक्चर में आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेट, लिंकेज, हाइड्रेट आइसोमर में आप देखोगे पानी का मॉलिक्यूल इधर उधर कम ज़्यादा हो रहा है। लिंकेज में आप लोग देखोगे कोई ना कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड है, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हुआ है, लाइक NO2 हो गया, एक जगह पर वो ONO से लिंकिंग कर रहा है। कोऑर्डिनेट में क्या करोगे आप लोग, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखोगे, है ना, एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। और आयनाइजेशन में क्या होगा, काउंटर आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा होगा। ज्योमेट्रिकल की आप बात देखते हो तो सिस ट्रांस वाला सीन होता है इसमें, सिस एंड ट्रांस, और यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड्स होने चाहिए तभी ये पॉसिबल होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा जाता है कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जनरली ये एग्जिस्ट करता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और वन ऑफ द लिगेंड शुड बी बाइडेंटेंट। एक आध लिगेंड उसमें से क्या एक तो होना ही चाहिए बाइडेंटेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थ्योरी, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बनते हैं। वर्नर थ्योरी आपको दो तरह की वैलेंसी बताती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, जनरली आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ये अच्छा ज्ञान दे देती है। याद रखिए अगर कहीं पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, DsP2 है तो वहाँ पर ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। अगर कहीं sp3 है तो वहाँ पर ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसके अलावा कहीं पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर होगी ऑक्टाहेड्रल, या sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर भी होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर अंदर D गया है तो इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स,
और अगर डी बाहर चला गया तो इसको बोल देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको पता होना चाहिए डेल्टा टी जो होता है 4/9 टाइम्स होता है ऑफ डेल्टा ओ, है ना। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी पेयरिंग से, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसकी एनर्जी जो है स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो हैलोकेन्स एंड हैलोरिन्स हमारा 6 मार्क्स का बनता है। सबसे शॉर्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का रहता है वो रहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनका मैकेनिज्म आपको देखना चाहिए। मैकेनिज्म से बार सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, दोनों मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में समझोगे तो कंसेप्ट को विजुअलाइज करना ईजी हो जाता है। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है। SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है सबसे फर्स्ट बेंजाइल, एलाइल, जनरली नहीं आते हैं आगे, तो ये ऑर्डर होता है बेंजाइल, एलाइल, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है सबसे फर्स्ट प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर करती है। इसका जो मैकेनिज्म होता है SN1 का बेटा वो 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 1 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या होती है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करती है। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं होता, उल्टा लिख दिया है। इधर SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, बैक साइड से अटैक होता है, और इधर जो होता है वो रेसमाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफिलिक के कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे RX है, RX की रिएक्शन आपने NOH के साथ कराई, एक्वस अगर है तो यहाँ पर OH सब्स्टिट्यूट कर देगा X को। KCN AgCN ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर K है तो CN की तरफ से अटैक होगा, और अगर Ag है तो N की तरफ से अटैक होगा, तो ये NC बन जाएगा। ये आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड है। इसको मैंने ऐसे याद रखा होगा, अजी नहीं, अजी नहीं। अगर सिल्वर है तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा। यहाँ पर बेटा देखिए, वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आना चाहिए, बट जनरली देखा गया कि नोमेनक्लेचर इसी चैप्टर से पूछा जाता है। इस चैप्टर में कुछ नेम रिएक्शन है और उन नेम रिएक्शन से ही कन्वर्जन बन सकते हैं, लाइक फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी, स्वार्ट्स रिएक्शन होगी। फिंकलस्टीन कैसे की रही है हमने, फिंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई। फिंकलस्टीन में आप NaI के साथ रिएक्शन करते हो और इसमें आप F के साथ रिएक्शन कराते हो। इसके बाद मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल होता है। मार्कोनिकोफ रूल में जब भी नेगेटिव अटैक करेगा तो वो किस पे अटैक करेगा भैया, लोअर हाइड्रोजन जिसके पास है ना। नत्थू लाल हलवाई इसका शॉर्टकट रहता है, नत्थू लाल हलवाई। और इसका शॉर्टकट रहता है निंजा हथौड़ी हमारा। यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन जब भी अटैक करेगा वो इधर अटैक करेगा, जिसके पास हाइयर हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड में से। एंटी मार्कोनिकोफ रूल के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। फिक्स कंडीशन क्या है कि HBr होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। HBr और पेरोक्साइड है तब एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगता है, अदरवाइज हमेशा मार्कोनिकोफ रूल लगता है। एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन कब आएगी, जब एल्कोहलिक KOH होगा, और सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। सेजेफ रूल किसे बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा क्या रहेंगे, कार्बन वाले ग्रुप रहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कम रहेंगे। इसके अलावा 2-3 और नेम रिएक्शन यहाँ पर आ जाती हैं, लाइक वुड्स रिएक्शन, लाइक फिटिक रिएक्शन। यहाँ से डायरेक्ट आपके कन्वर्जन बन जाते हैं, लाइक वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। और ये इसके इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर, ये 6 मार्क्स का आता है, और ये डायरेक्ट लिंक है हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें कुछ नेम रिएक्शन है, श्योरली हर साल हर बार पूछी जाती हैं। कोल्ब रिएक्शन, राइमर टाइमन विलियमसन। कोल्ब रिएक्शन क्या होता है, जिसमें फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हो, कोल्ब एक ही कार, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है, और अगर आप इसकी एसिटाइलेशन कर दोगे तो आपको एस्पिरिन मिल जाएगी, जो कि एक मेडिसिन होती है। राइमर टाइमन रिएक्शन जो है, इसमें फिनोल से आप लोग सैलिसल्डिहाइड बनाते हो, बेंजीन OHCHO हो जाता है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रोना हैलोल्केन की याद में, तो ईथर बन जाता है। ये SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो याद रखिए अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। अगर मैकेनिज्म पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं तो वो इस चैप्टर से हैं, और वो 3 मैकेनिज्म होते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। इन 3 मैकेनिज्म का बहुत अच्छे से देखने वाले हो। इसके बाद टेस्ट होते हैं भाई, जैसे सबसे पहले लुकास टेस्ट आ गया। लुकास टेस्ट लुकास रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है HCl ZnCl2, जो प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, टर्बिडिटी नहीं देगा अगर इसको हीट नहीं किया गया। सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्बिडिटी दे देगा इन 5 मिनट। टर्सरी अल्कोहल है, वो टर्बिडिटी दे देगा इमीडिएटली। क्लियर है। इसके अलावा अल्कोहल फिनोल के लिए एक और टेस्ट होता है FeCl3 टेस्ट। ठीक है, ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो याद रखिए हमेशा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, अच्छा फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। क्लियर है। जैसे यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है,
और जैसे ही मिथाइल ग्रुप लग गया, मिथॉक्सी ग्रुप लग गया, तो उसकी फिनोल से भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। इस चैप्टर में बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। लाइक अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे पीसीसी की प्रेजेंस में, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनेगा। और अगर इसकी डिहाइड्रोजनेशन कर दोगे, डिहाइड्रोजनेशन के लिए डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट आता है कॉपर 573 केल्विन। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। टर्सरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगी इस केस में, स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन होने वाली है, और डिहाइड्रेशन से क्या बन जाएगा, अल्कीन। अगर आप बात करते हो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर आप फॉर्मल्डिहाइड पे रिएक्शन करवाते हो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर आप एल्डिहाइड पे कराते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और अगर आप कीटोन पे करवाते हो तो आपका टर्सरी अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, इसी से बनते हैं। और इसमें कुछ नेम रिएक्शन होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक रोजनमंड रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। रोजनमंड हो गया, स्टीफन्स हो गया, इटार्ड हो गया, गेटरमैन कोच हो गया। इन सभी रिएक्शन में क्या होता है, लाइक रोजनमंड में आप एसिड हैलाइड लोगे, स्टीफन्स में आप साइनाइड लोगे, इटार्ड में आप टोलविन लोगे, गेटरमैन में आप बेंजीन CuHCl लोगे, तो ये सब के सब आपको एल्डिहाइड देंगे। इसके अलावा रिडक्शन होती है दो, क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, ए के चला हाई कोर्ट, ए के मतलब एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। एल्डिहाइड या कीटोन से आप लोगों को क्या मिलने वाला है बेटा जी, हाइड्रोकार्बन। रिएजेंट याद रखिए, क्लेमेंशन में क्या होता है, ZnHg एंड HCl, और वुल्फ किस्नर में क्या होता है भाई, हाइड्राजिन NH2 QOH एंड ग्लाइकोल। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप लोग, क्योंकि उसी से आपके आइडेंटिफाई ABC वाले क्वेश्चन बन जाते हैं 3 नंबर के, 5 नंबर के, ठीक है। उसके बाद 2-3 टेस्ट होते हैं। टोलेंस रिएजेंट हो गया, टोलेंस रिएजेंट हर तरह के एल्डिहाइड पे काम करता है, चाहे एलिफैटिक है चाहे एरोमेटिक है। फैलिंग रिएजेंट जो हो गया, फैलिंग सॉल्यूशन जो हो गया, ये सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड पे काम करता है। अगर मैं बात करता हूँ आइडोफॉर्म की, आइडोफॉर्म में क्या होता है, रिएजेंट के रूप में आप लोग लेते हो I2 एंड NaOH। आइडोफॉर्म जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ। इसके अलावा मिथाइल कीटोन, मतलब ऐसा कीटोन जिसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो तभी रिएक्शन करेगा, या ऐसा अल्कोहल कि जिधर OH लग गया उसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप हो, वहां पर आप लोग को ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। अच्छा, रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में आप डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करवा के रिएक्शन करवाई जाती है। इसमें होगा क्या, जहां ऐसे कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इस रिएक्शन को कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में करवाया जाएगा। एक क्रॉस एल्डोल भी होती है, एक रिएक्शन होती है हमारे पास क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन हो सकते हैं जिनमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दोनों के पास भी हो सकते हैं, एक के पास तो जरूर हो। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो याद रखिए कार्बोनिल ग्रुप कम बल्कि होना चाहिए, है ना, जितना कम बल्कि होगा उतना अच्छा होगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड सबसे कम बल्कि है, फिर एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, और जैसे जैसे इस पर बल्कीनेस बढ़ेगी, बेंजीन ग्रुप बढ़ेंगे, तो उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर कम हो जाएगा। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी याद रखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं रिएक्टिविटी को, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं रिएक्टिविटी। अगर लाइक NO2 ग्रुप लग गया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छे से होगी, और अगर कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं रिएक्टिविटी को, ठीक है। बात आ जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन फिनोल, इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ज़्यादा एसिडिक होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम एसिडिक होंगे। और यहाँ पर एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन आती है बेटा, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में कहाँ पर होती है, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो कार्बोक्सिलिक एसिड पे। इसके अलावा भाई साहब एक और रिएक्शन होती है यहाँ पर, अगर कभी भी आपके पास अच्छा इसमें मैंने लिखवा दिया ना, आइडेंटिफाई ABC, ओके ये हो चुका है। अगर कभी भी आपके पास अल्काइल बेंजीन है ना, अल्काइल बेंजीन है, और यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, और आप लोग रिएक्शन कराओगे KMNO4 KOH और यहाँ पर H3O पॉजिटिव, तो आपके पास हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आएगा, हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। इसके बाद अमाइंस आ जाए। अमाइंस हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जनरली इससे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आपसे गैसेस फेस में पूछी जा सकती है, तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर के अकॉर्डिंग आंसर हम लोग करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी जो है बेसिक स्ट्रेंथ क्वार्टर है। उसके बाद आता है एक्वस फेस। एक्वस फेस में अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ होगी सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, और अगर इथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी। एक्वस फेस में आप 3 फैक्टर से आंसर करते हो, एक तो इंडक्टिव फैक्ट से, इंडक्टिव फैक्ट, इसके अलावा स्टीरिक हिंड्रेंस, और इसके अलावा सोल्वेशन। इन 3 फैक्टर्स के सम की वजह से आप लोग ये पॉइंट निकाल के देते हो। नेम रिएक्शन बनती है, इस रिएक्शन की 3-4, इस चैप्टर की 3-4
नेम रिएक्शन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, कार्बाइलमाइन रिएक्शन, ये एक टेस्ट भी होता है कार्बाइलमाइन। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन 100% बनती है, 100%, चाहे कन्वर्जन आए चाहे नेम रिएक्शन आए, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पक्का। एनिलीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसकी एसाइलेशन करवाई जाती है। जब आप नाइट्रेशन करते हो तो आपको 3 प्रोडक्ट मिलते हैं और मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है जो कि जनरली नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। डाई एजोटिजेशन सोल्ट, अगर आपको याद हो डाइजोनियम सोल्ट जो होता है, डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी कुछ रिएक्शन होती है जैसे सैंड में रिएक्शन हो गया, गैटरमैन, इसकी इवन सारी रिएक्शन पढ़ना। डाइजोनियम क्लोराइड को H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, H3PO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि केस स्टडी पिछले 1-2 सालों में देखा गया इस चैप्टर से बनते भी हैं। और मतलब जो बच्चे प्योर मैथ वाले हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसकी एनसीईआरटी जरूर पढ़ना इस चैप्टर की, बाकी सबकी तो फिर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ लेते हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड हो गया, और मोनोसैकेराइड में स्पेसिफिकली मैं बात करूं ग्लूकोज की, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और हर एक रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है ये पूछा जाता है। डाइसैकेराइड की बात कर लें तो डाइसैकेराइड में हमारे पास हो गया सुक्रोज, क्या हो गया भाई, सुक्रोज हो गया। सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है। एक हो जाता है माल्टोज, माल्टोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मिलता है। एक होता है लैक्टोज, लैक्टोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलता है, ये बात होती है। एंड सुक्रोज इज द ओनली डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। अगर आप बात कर लेते हो पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड में एक होता है स्टार्च, है ना, एक होता है स्टार्च, ओके वेरी नाइस, स्टार्च। और एक होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को एनिमल स्टार्च भी बोल देते हैं, सेल्यूलोज। अच्छा, स्टार्च के बारे में 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है ये 20% होता है, ये वाटर सोल्यूबल होता है, और जो अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोपेक्टिन 80% होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन से जनरली क्वेश्चन बनता है फाइब्रस ग्लोबुलर से या फिर डीनेचुरेशन से, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से भी क्वेश्चन बन जाता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर आपको क्या सजेस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड की अगर आप बात करते हो तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए से बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। जनरली ये पूछा जाता है कि इनमें कौन से बेस कॉमन है, एजीसी कॉमन है, और कौन से नॉन कॉमन है, टी एंड यू, थाइमाइन एंड यूरासिल नॉन कॉमन है। अच्छा, एक होता है न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर बेस होगा, शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा। एक होता है न्यूक्लियोसाइड जिसमें बेस और शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। विटामिन जितने भी इनकी डेफिशिएंसी डिसीज आपको पता होना चाहिए, है ना, इनकी डेफिशिएंसी डिसीज आती है, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, इवन लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। और ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो बेटा जी ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, और आपने इन सबको बहुत अच्छे से देख लेना है, और इस वीडियो को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाँ 8-10 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, सो दैट कि आप हर एक चैप्टर को देखते करो कि ये टॉपिक मिस नहीं होनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, होप फॉर दी बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। होप करो कि जो पढ़ के जाओ वही पेपर में आ जाए, ईजी आए, बट आपको तैयारी करके जानी है पूरी हार्ड की। मैं नहीं बोलूँगा आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में इन्हीं को देखा जाता है, इवन सैम्पल पेपर को भी देखें तो यही क्वेश्चन है। बट स्टिल बेटा अगर कोई टॉपिक आपके सामने गलती से भी आ रहा है ना तो एक बार देख लो अगर वो प्रीवियस ईयर में है या फिर एनसीईआरटी में है, ठीक है। पहले इनको बहुत अच्छा करो, 70-80 की लाइन में पहुंचो, फिर 90-95 के लिए हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने लगाना है। चलो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, और कहीं पर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।